What's up all my VCNs बच्चे, once again welcome back to रफ्तार, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो आई थिंक आप सब बच्चे इस बात से अग्री करते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारी पूरी जेई मेन का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर से बच्चे कम से कम दो, है ना, अगर आपका पेपर अच्छा है, मतलब अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कम से कम 2 सवाल आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, एंड इफ नॉट टू अ मिनिमम ऑफ 1 क्वेश्चन फॉर श्योर जो आता है बच्चे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आता ही आता है। चाहे आप इस साल 2023 के पेपर उठा के देखो, 2022, 21, 20, पिछले सारे के सारे सालों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इजी क्वेश्चन आता है। तो आज बच्चे हम लोग पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सार है ना, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं उसका जो पूरा का पूरा सार है, उसका पूरा का पूरा जो क्रक्स है, आज मैं डिस्कस करने वाली हूं आप सब बच्चों के साथ, एंड दैट टू विद इन 20 मिनट्स। शायद 20 मिनट कम पड़ जाए तो शायद हमें 20 से 25 मिनट का टारगेट लेना पड़ सकता है, बट लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर इन जस्ट 20 मिनट्स। सो आई होप मेरे सारे के सारे बच्चे रेडी हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से करने के लिए। सो जैसे ही बच्चे मैं टाइमर स्टार्ट करूंगी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना शुरू कर देंगे, एंड द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बच्चे सबसे पहली चीज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको पढ़नी होती है, जो बहुत ही रिपीट बेसिस पे पूछी गई चीज है, एक होती है बच्चे आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। याद है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ते थे। आपसे जनरली ये पूछा जाता है कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसमें जो हमारा लीगेंड है या जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए FeH2O5NO, यही होता ना, FeH2O5NO, और यहां पर आ जाएगा सल्फेट। आपसे जेई के पेपर में पूछा जाता है कि बताओ आयन की ऑक्सीडेशन कितनी। देखो सल्फेट पे 2- का चार्ज है, यानी कि इस पूरे के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, राइट, इस पूरे के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है। तो आप ध्यान रखना यहां पर बच्चे आयन हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एंड इवन ये जो NO है ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। क्या ये बात सबको समझ आ गई अच्छे से? सेम इसी तरीके से बच्चे हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के नाम से जानते हैं। द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। यहां पर भी आपसे पूछा जाता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरी बात ये आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला Na2FeCN5NO, यही होता है Na2FeCN5NO। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सोडियम पे ओवरऑल 2 पॉजिटिव का चार्ज है, यहां पर देखेंगे ओवरऑल हमारे पास 2- का चार्ज है। तो आयन को अगर मैं X लेती हूं, साइनाइड का 1 का -1 होता है, तो टोटल 5-, यहां पर +Y इज इक्वल टू -2, यानी कि X + Y की ओवरऑल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, +3। तो यहां पर भी बच्चे आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो हमारा आयन होता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जबकि जो हमारा NO होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आपसे किसी भी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल आयन और लीगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है, मगर जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो यही हैं जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो गया, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चे आज के तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलती हूँ। हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है मेटल कार्बोनिल। हमारे पास एक मतलब टॉपिक है जिसका नाम है मेटल कार्बोनिल, जहां पर सपोज करो मेटल के अराउंड कार्बोनिल जुड़े होते हैं। सपोज करो X कार्बोनिल जुड़ा हुआ है या Y कार्बोनिल जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं बच्चे कि CO एक लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, और यहां पर इसी कॉन्सेप्ट में सिनर्जिक बॉन्डिंग का यूज होता है, SYNERGIC, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये बात जानते हैं कि CO जो है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, है ना, मेटल के खाली ऑर्बिटल में, और जो मेटल का भरा हुआ d ऑर्बिटल है वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, राइट। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे होंगे, पूछा जाएगा कि बताओ CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें, बताओ CO की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें। तो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाती हूँ।
बच्चे सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, as the negative charge on central metal ion increases, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ, डोनेशन बाय सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेस। जैसे जैसे सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सीओ को डोनेट कर पाएगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सीओ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। सीओ के अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ने का मतलब जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब जो बॉन्ड एनर्जी है कम हो जाएगी। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब सीओ की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। जिन बच्चों ने पहले कभी मेरे से कोऑर्डिनेशन पढ़ रखा होगा, आई एम श्योर जिस तरीके से मैंने आपको लिखवाया आपके डेफिनेटली 4 नंबर यहां से बन जाएंगे। वापस बताती हूं, अगर कभी भी मेटल कार्बोनिल का सवाल आता है आपसे, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग का बहुत बड़ा यूज होता है ना, कि जो कार्बोनिल है वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, मेटल के खाली ऑर्बिटल में, और जो मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कार्बोनिल के सी ट्रिपल बॉन्ड ओ के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चे सेंट्रल मेटल आयन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि वो सेंट्रल मेटल आयन कार्बोनिल को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होते ही बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ये अपने आप में 4 नंबर का डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं आज के 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बच्चे, इसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, आप ये जानते हैं वर्नर्स थ्योरी कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है वो 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है। एक होती है बच्चे हमारी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है बच्चे हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। यहां से 2022 में भी सवाल पूछा गया था, 2023 में तो डेफिनेटली पूछा जा ही रहा है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है जो भी हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। वट एवर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। एंड सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है बच्चे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने लिगेंड से वो जुड़ा हुआ है, दैट इज बेसिकली नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? अब मैम जिनको कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि मैम नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सब बच्चे विल्किंसंस कैटलिस्ट जानते हैं? डू यू ऑल रिमेंबर विल्किंसंस? स्पेलिंग नहीं आती, WILKIN, विल्किंसंस कैटलिस्ट। स्पेलिंग थोड़ी बहुत ही गलत होगी तो माफ करना, इतनी तेजी से स्पीड में मैं बोल रही हूँ तो स्पेलिंग थोड़ी बहुत ही प्लस माइनस हो जाती है। ये एक रुथीनियम का कॉम्प्लेक्स है, रुथीनियम, और इसके अंदर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 थ्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और एक क्लोरीन, इसको बोलते हैं बच्चे विल्किंसंस कैटलिस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है बच्चे ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भी कितना है, 0। तो अगर मैं पूछूं रुथीन है ना, अगर मैं आपसे पूछूं रुथीनियम बोल दिया, रोडियम है ना, माय बैड, मैंने रुथीनियम बोल दिया, रोडियम। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोडियम पे चार्ज कितना है तो ध्यान से देखिए, x मान लेते हैं +3 × 0 -1 = 0। तो रोडियम पे चार्ज कितना है बच्चे, +1। रोडियम पे चार्ज कितना, +1। तो अगर मैं पूछूं प्राइमरी वैलेंसी कितनी, तो प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी +1। अगर मैं पूछूं सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, तो रोडियम से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3 ये और 1 ये, तो रोडियम की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, 4। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आज की क्लास का 6th एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे, आपसे मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर से सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा Mn2CO10 में बताइए कितने Mn बॉन्ड्स हैं, कितने MnCO बॉन्ड्स हैं, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब मैम ये करते कैसे हैं, यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्या यूज होता है, कैसे हम करते हैं, इसके पीछे पूरी कहानी है।
तभी जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ाते हैं तो बच्चे 1 महीने से ज्यादा लगता है जब हम पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एडवांस लेवल का डिटेल में कराते हैं। बट अगर मैं आपको क्रिस्प तरीके से बताऊं, शॉर्ट तरीके से बताऊं, वो डायरेक्ट चीज है जो अगर आप दिमाग में रख सकते हो, पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तो Mn2CO10 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक मैंगनीज एक और मैंगनीज, और टोटल कितने कार्बोनिल है 10। तो दोनों मैंगनीज पे मुझे 5-5 कार्बोनिल देने हैं। तो देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां लगाइए CO, यहां CO, यहां CO, CO CO, यहां CO 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 CO। ये बच्चे जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे यही पूछा जाता है कि एक मैंगनीज में कितने CO MnCO बॉन्ड बने हुए हैं, कितने MnMn बॉन्ड्स हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है। एक और एग्जांपल लेती हूं, ये भी हमारी एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस एग्जांपल है। मेरे पास 2 कोबाल्ट हैं और मेरे पास 8 कार्बोनिल हैं, CO2CO8, CO2CO8। अब आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर कितने कार्बोनिल टर्मिनल्स हैं और कितने कार्बोनिल, है ना, ब्रिजिंग कार्बोनिल्स है। ये भी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितने टर्मिनल कार्बोनिल, कितने ब्रिजिंग कार्बोनिल। तो CO2CO8 का स्ट्रक्चर देखिए, एक कोबाल्ट दूसरे कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, टोटल मुझे कितने CO लगाने हैं बच्चे 8। तो आपको मैं बता देती हूं, यहां पर एक CO ब्रिजिंग होता है, एक और CO ब्रिजिंग होता है, ठीक है, 2 CO ब्रिजिंग होते हैं। अब यहां पर 3 CO लगा दो, 3 CO, यहां पर लगा दीजिए CO, यहां लगाओ CO, यहां लगाओ CO। ये आया कैसे, इसके पीछे पूरी कहानी होती है ना, पूरी रामायण है जो मुझे आपको सुनानी पड़ेगी, मगर अभी वो सब कुछ करने का टाइम नहीं है। अगर आपको केवल स्ट्रक्चर भी पता होगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपसे कोई पूछे CO2CO8 में टोटल कितने टर्मिनल कार्बोनिल्स, 1 2 3 4 5 6, ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने, 1 और 1 2। क्या ये बात भी सबको अच्छे से क्लियर हो गई है? दिस इज डन, ठीक है। ये चीज अगर अच्छे से क्लियर हो गई, अब मैं एक और छोटी सी बात करती हूँ। सपोज करो कभी आपका आयुपेक नेमिंग का क्वेश्चन आ जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ। मान लो आपके पास प्लैटिनम है, ठीक है, और आपके पास 4 अमोनिया लगे हुए हैं, ठीक है, एक पानी है एक क्लोरीन है, एक पानी लगा हुआ है एक क्लोरीन लगा हुआ है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप मुझे बताइए, यहां पर Br- लगा हुआ है, आप मुझे ये बताइए कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुपेक नेम क्या है। तो अगर मेरे से कभी कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो हम कैसे करेंगे? हम ये करेंगे कि अगर इस पे Br पे -1 का चार्ज है, यानी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 का चार्ज आएगा, है ना। सेंट्रल मेटल आयन प्लैटिनम को मैंने X ले लिया, कितने अमोनिया है बच्चे 4, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, कितने पानी है 1, पानी भी न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन पे चार्ज कितना -1, ओवरऑल चार्ज कितना बच्चे +1। तो ध्यान से देखो X कितना हो जाएगा, X -1 = 1, X की वैल्यू +2। क्या सबको ये समझ आ गया कि प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है? क्या सबको ये समझ आ गया कि प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है? और मान लो मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने कहा नहीं, मेरे को क्वेश्चन ये नहीं चाहिए। सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया जाता है कि जो हमारा प्लैटिनम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है। सपोज करो मेरे पास प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रखा है। तो अब देखना, ये 4, ये 0, ये 0, ये -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस कॉम्प्लेक्स पे 3। तो यानी कि मेरे पास कितने ब्रोमीन होने चाहिए, मेरे पास कितने ब्रोमीन, अब मतलब यहां पर टोटल ओवरऑल +3 चार्ज है, तो क्या मैं बोल दूं इसको कंपेंसेट करने के लिए 3 नेगेटिव होने चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा Br3। दोनों ही तरीके से मैंने आपको सिखा दिया कि इन केस प्लैटिनम का +2 चार्ज आ रहा है तो क्या मतलब Br एक ही लगेगा, इन केस प्लैटिनम पे +4 चार्ज आ रहा है तो मेरे पास 3 Br लगेंगे। क्या ये बात सही है? अब इसका नाम लिखना सीखते हैं। पहले तो ये जो है ना क्या कहते हैं अमोनिया, इसको आयुपेक में हम अमीन बोलेंगे। कितने अमीन है? 4। तो मैं लिखूंगी टेट्रा अमीन, ठीक है ना। क्या लिखूंगी? टेट्रा अमीन के बाद ये ए से स्टार्ट हुआ। पानी को जब वो न्यूट्रल तरीके से प्रेजेंट होगा बच्चे, इसको एक्वा कहेंगे। ये AM था तो ए अल्फाबेट पहले आया, फिर M और बाद में Q, टेट्रा अमीन एक्वा। क्या लिखा मैंने? टेट्रा अमीन एक्वा। क्योंकि Cl की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम लिखते हैं क्लोरीडो। इसको हम क्या लिखेंगे? जो भी हमारे एनायनिक लिगेंड्स हैं जनरली वो ईडो में एंड करते हैं, क्लोरीडो। अब ध्यान से देखिए, फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन प्लैटिनम। मैंने क्या किया? पहले मैंने सारे लिगेंड्स के नाम लिखे इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या लिखा? टेट्रा अमीन
एक्वा क्लोरिडो। प्लैटिनम पे कितना चार्ज है बच्चे 4, तो इसको रोमन न्यूमरल्स में मैंने 4 लिख दिया। अब गलती बच्चे यहां करते हैं, देखो मैं +2 वाला सिखा सकती थी, मैंने सिखाते सार ही चेंज कर दिया, मेरे को पता था यार बच्चा जहां गलती करता है वो सिखाऊं। यहां पर बच्चे 3 ब्रोमीन है, अब तुम्हें ट्राई ब्रोमीन नहीं लिखना, ना कि ट्राई ब्रोमाइड लिखना है। यहां पर कितने मतलब जो भी हमारा नंबर आ रहा है 3 है 4 है 1 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप चुपचाप लिख देंगे ब्रोमाइड, आप चुपचाप क्या लिख देंगे ब्रोमाइड। क्या ये बात समझ आई? कल को मान लो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे 3 लिखा होता, 2 लिखा होता, 1 लिखा होता, ये सारे हमें आईयूपैक नेम में मेंशन नहीं करने। जो भी हमारे सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना, वो अपने आप में सारी चीजें बता देती है। इसके लिए अगर आपको ट्राई ब्रोमाइड या ट्राई ब्रोमीन ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। बच्चे वैसे तो हमें आपको डिटेल में सिखाना चाहिए कि वीबीटी क्या होती है, सीएफटी क्या होता है, मगर इतनी डिटेल अपने को नहीं चाहिए, मुझे आपको बस शॉर्टकट सिखाना है जिससे डायरेक्ट आंसर आए। तो वीबीटी में एक चीज याद रखना बच्चे, जितने भी मेरे पास कार्बन डोनर्स या फिर नाइट्रोजन डोनर्स होते हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड मानते हैं। वीबीटी कहता है कि जनरली आपके पास जिन भी लिगेंड्स में कार्बन या नाइट्रोजन डोनर होता है वो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड हम मानते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन या हैलोजन डोनर होता है तो बच्चे हम इनको वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं। हम इनको क्या मानते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। ये वीबीटी हमें बताता है। ठीक है, अब आपके पास जनरली ऐसा सवाल आता है, 5-6 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे होंगे, पूछा जाएगा सेंट्रल मेटल आयन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या फिर सेंट्रल मेटल आयन का मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। यही क्वेश्चंस आ रहे हैं ना जेईई मेन में, और बहुत ही जैसे एक्सेप्शनल सवाल नहीं आ रहे, सिंपल सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है बच्चे? सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, आपकी निगाहें जानी चाहिए बच्चे सेंट्रल मेटल आयन पे। आपकी निगाहें किस पे जानी चाहिए? सेंट्रल मेटल आयन पे। सेंट्रल मेटल आयन का आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के देखना है। आपके पेपर में या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जनरली यही 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन देखो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो देखो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो सकती है या तो d2sp3। केवल यही 4 आंसर आपके जेईई मेन के पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन देखो, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, 4 है तो 2 आंसर पॉसिबल है, sp3 या dsp2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 आंसर पॉसिबल है, sp3d2 या d2sp3। उसके बाद आपकी निगाहें जानी चाहिए बच्चे सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और सबसे लास्ट में आपको देखना है कि क्या आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लास्ट में क्या देखेंगे कि क्या आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या ये स्टेप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए? अब अगर स्टेप क्लियर हो गए तो आई एम श्योर विद एग्जाम्पल आपको और कहानी अच्छे से समझ आएगी। सपोज करो मेरे पास है K4FeCN6। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है K4FeCN6। मैंने कहा मैम सबसे पहले आपने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो होगा sp3d2 या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे d2sp3। यही 2 पॉसिबिलिटी है। फिर मैंने कहा चलो मैम हम एक काम करते हैं, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो मैंने कहा देखो इस पे चार्ज कितना होना चाहिए 4- है ना, तो आयन कितना निकल के आएगा +2। आयन क्या होता है 3d6 4s2, तो 4s2 को गोली मारो, आयन हो गया 3d6। 1 2 3 4, मुझे बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब मैं दिमाग में सोचूंगी कि मेरे पास जो लिगेंड है वो है Cn, मेरे पास है Cn। Cn क्या है बच्चे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब यहाँ पर पेयरिंग जो है वो पॉसिबल होगी। तो पेयरिंग पॉसिबल होगी, मैंने कहा एक काम करते हैं, अंदर वाले के 2d खाली छोड़ देते हैं। एक बार ये 2d खाली छोड़ के देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो जैसे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3 4 5 6 भर गया, तो मेरे 2d ऑर्बिटल खाली रह गए, यानी कि मेरा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया d2sp3। क्या आपको समझ आ गया? सेंट्रल मेटल आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी d2sp3। आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यानी कि ये डायामैग्नेटिक स्पीशीज हो गया, है ना। और अगर डायामैग्नेटिक है तो स्पिन क्वांटम नंबर तो समझ रहे हो है ही नहीं 0, तो क्या मैं बोल दूंगी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको ये भी समझ आ गया कि मैम अंदर वाले के देखो 3d के 2d ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 3d के 2d ऑर्बिटल यूज हुए हैं, इसीलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे।
इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई? अब मैम ये तो आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल, आप ले लो K4FeF6, अब करके दिखाओ। किसी ने कहा मैम K4FeF6 करके दिखाओ, मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना प्रोसेस सेम रहेगा। पहले मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, कोऑर्डिनेशन 6 नंबर का मतलब sp3d2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चे, d2sp3। सही है ना, यही दो पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा मैम अभी भी आयन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब 3d6। मैंने कहा मैम एक बार 1 2 3 4 हमें बनाने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने कहा मैम लीगेंड देखो, F- यानी कि एक वीक फील्ड लीगेंड है। बच्चे वीक फील्ड लीगेंड में कभी भी पेयरिंग नहीं करानी। वीक फील्ड लीगेंड के टाइम पे पेयरिंग अच्छी बात होती नहीं है, जब तक पेयरिंग अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। 6 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4 5, ना चाहते हुए भी मुझे एक पेयरिंग करानी पड़ रही है ना, ना चाहते हुए भी मुझे एक पेयरिंग करानी पड़ रही है, तो मेरे पास डी बचा ही नहीं, यानी कि अब sp3 और आगे वाले के 2 डी यूज होंगे, तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp3d2। क्योंकि 4d यूज हुआ, बाहर वाला डी यूज हुआ, इसीलिए हम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाएंगे। क्योंकि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ गए, इसीलिए इस स्पीशीज को पैरामैग्नेटिज्म ये शो करेगा, है ना, इसीलिए ये जो स्पीशीज है पैरामैग्नेटिज्म शो करेगी, क्योंकि बहुत सारी स्पिन खाली है, इसीलिए हम इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट विद द नेम ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात जानते हैं? ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जेईई मेन में पूछे जाते हैं, जहां आपको ये पता होना चाहिए कि लो स्पिन बनेगा, हाई स्पिन बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, d2sp3 sp3d2, बस वो एग्जांपल्स चेंज कर देगा, मगर पूरा का पूरा सार यही रहेगा। ओके, सो मैंने कहा था ना 20 मिनट शायद कम पड़ सकते हैं, मुझे आपके 5 मिनट और चाहिए, बट 25 मिनट के अंदर अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको एकदम बढ़िया तरीके से करा दूंगी। एक और तरीके का क्वेश्चन जो हमारे से कोऑर्डिनेशन में पूछा जाता है बच्चे, वो ये होता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता है पहले जो हमारे 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2, ये सारे डी जनरेट होते हैं, है ना, इन सबकी एनर्जी सेम होती है। जैसे जैसे लीगेंड इनको अप्रोच करता है बच्चे, इन सबकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, इन सब की एनर्जी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड। उसके बाद क्या होता है, जब लीगेंड और पास आता है तो ये डिवाइड हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं, 3 डी ऑर्बिटल नीचे की ओर आ जाते हैं, 2 डी ऑर्बिटल ऊपर की ओर चल जाते हैं। तो जो इनका सेंटर होता है इसको हम बेरी सेंटर के नाम से जानते हैं, है ना, जो सेंटर होता है दैट इज नोन एज बेरी सेंटर, ये पता है। नीचे वाले जो होते हैं, जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं, और ये जो स्प्लिटिंग होती है इसको हम डेल्टा ओ, है ना, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। अगर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी उसको डेल्टा टी कहेंगे, अगर स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगी उसको डेल्टा एसपी कहेंगे, ये जानते हो। खैर स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग जो है जेईई एडवांस का पार्ट है, बहुत ज्यादा हमारे मेन में नहीं पूछा जाता। बट अगर मैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करूं तो 3 ऑर्बिटल जो नीचे रहते हैं वो होते हैं dxy, dyz, dzx, ऊपर वाले होते हैं dx2 y2 और dz2, ये बात जानते हो। नीचे वाले हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 0.4 टाइम्स डेल्टा ओ, यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। ऊपर वाले सिस्टम को डीस्टेबलाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 0.6 टाइम्स डेल्टा ओ। आपसे बहुत बार जेईई में देखा गया है कि वो आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट याद रखिए, जो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग होती है दैट इज ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, दैट इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग। ये जेईई मेन का अपने आप में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है दैट इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल, और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होती है। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे तो करने को हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वी हैव लिटरली सो मेनी एग्जाम्पल्स, बट मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से सिखाना चाहती हूँ कि हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो मेरे पास D7 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा मान लो मैम हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने का क्या मतलब होता है बच्चे, कि ये जो स्प्लिटिंग का वैल्यू है ये काफी ज्यादा है, ये जो डेल्टा हो है ये काफी ज्यादा है। तो अब मुझे अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं पहले 1 2 3
4 5 6 और एक 7, इस तरीके से भरूंगी। पहले मैं पेयरिंग कराऊंगी, उसके बाद मैंने भरना है। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, बच्चे नीचे वाले कहलाएंगे T2G, ऊपर वाले कहलाएंगे EG, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या मैं लिख सकती हूँ, T2G 6 EG 1। क्या ये सही बात है? कैन आई राइट इट एज T2G 6 EG 1? ठीक है, अब ध्यान से देखो, नीचे कितने हैं बच्चे, 6, तो हम लिखेंगे 6 टाइम्स माइनस 0.4 टाइम्स डेल्टा O प्लस ऊपर कितने हैं, 1, मैं लिखूंगी 1 टाइम्स 0.6 टाइम्स डेल्टा O। अब ध्यान से देखना, यहीं पे सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। जब पेयरिंग एनर्जी लिखनी होती है तो ये नहीं कि मैम यहाँ पे 3 पेयरिंग एनर्जी लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखो पेयरिंग एनर्जी कैसे, ओरिजिनल वाले से कंपेयर करो। पेयरिंग एनर्जी यहीं से नहीं देख देते मैम 1 2 3 3 पेयरिंग, ना 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 ना, ओरिजिनल वाले से कंपेयर करो। ओरिजिनल में ऑलरेडी 2 पेयर थे, मगर जब हमने T2G भरा तो 3 पेयर हो गए, कितना बढ़ा, 1। ओरिजिनल कितने थे, 2 पेयरिंग, अब कितने हैं, 3 पेयरिंग, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का, इसीलिए आप लिखेंगे 1 टाइम्स पेयरिंग एनर्जी। सारी वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, जब आप ऐड करेंगे दिस इज व्हाट यू विल गेट एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE फॉर D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ गए? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो आगे भी पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आप खुद से करके देखें, मान लो मेरे पास यही D7 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास D7 है, मगर मैं कह रही हूं कि मुझे वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, मतलब द कॉम्प्लेक्स इज बीइंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे 7 भरने हैं, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये बात सही है? ये डेल्टा हो। अब अगर मैं आपको कहूं कि बच्चे CFSE कैलकुलेट करके बताएं, तो मैंने कहा मैम 1 2 3 4 5, मैं लिखूंगी 5 टाइम्स माइनस 0.4 टाइम्स डेल्टा हो। क्या ये सही बात है? 5 टाइम्स माइनस 0.4 टाइम्स डेल्टा हो, प्लस 1 और 2 2 टाइम्स 0.6 टाइम्स डेल्टा हो। क्या ये सही बात है? नीचे वाले माइनस 0.4 डेल्टा हो, ऊपर वाले प्लस 0.6 टाइम्स डेल्टा हो। अब पेयरिंग एनर्जी कैसे लिखेंगे? इससे कंपेयर करो, हमेशा इससे कंपेयर करोगे। पहले भी 2 पेयर है, अब भी 2 पेयर हैं, यानी कि 0 टाइम्स पेयरिंग एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत प्यारी चीज है, जो आप बच्चों को आनी चाहिए। यहां से डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ बच्चे कमिंग ऑन टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एक बच्चों के अंदर हवा होता है कि मैम पता नहीं आइसोमेरिज्म से रिलेटेड किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। जेई मेन में आइसोमेरिज्म से रिलेटेड नॉर्मल ही सवाल पूछे जा रहे हैं। आप जानते हैं आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक होता है बच्चे हमारा स्ट्रक्चरल, STRUCTURL, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ये तो मेरे ख्याल से काफी कॉमन है, सब बच्चे जानते ही हैं, NCERT वाले ही आता है। एक होता है आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर वो जो डब्बे के बाहर आयंस लिखे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। जो डब्बे के बाहर हमारे आयंस लिखे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक मेटल है, यहाँ पर X लिगेंड है और एक B है, बाहर A लिखा हुआ है, या फिर मेटल है X लिगेंड लगे हुए हैं, A अंदर की साइड है, बाहर B बाहर की साइड है। तो जब ये आयोनाइज करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनको हम आयोनाइजेशन आइसोमर के नाम से जानते हैं। इसके बाद होता है बच्चे हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके बाद होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन। पहले शायद अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे और एक X बाहर था, दूसरे केस में क्या होता है X अंदर आ जाता है और पानी के मॉलिक्यूल्स का हेर फेर हो जाता है। ये बात जानते हो ना, पानी के मॉलिक्यूल्स का हेर फेर होना ही क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक होता है बच्चे लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। जो हमने एम्बीडेंटेट्स लिगेंड की कहानी पढ़ी थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह हमारे पास है मेटल और यहाँ पे X लिगेंड लगे हुए हैं, ये AB से जुड़ा हुआ है, समझ लो, यानी कि मेटल A से जुड़ा हुआ है, या फिर मेटल X लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये BA से जुड़ा हुआ है। जहां पर लिंकेज का फर्क होता है, दिस इज व्हाट इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट। लिंकेज आइसोमेरिज्म की कहानी कब होती है, जब हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो बच्चे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस तो फिर भी आसान आते हैं, बच्चा जनरली जो कंफ्यूज होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। इसको भी मैं और डिटेल में करा देती हूँ। जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, ये आसान क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ी सी नजर आपकी पारखी होनी चाहिए।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैं दो हिस्सों में डिफाइन करती हूँ, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जेईई मेन में इतना ही आता है, द कंपाउंड विच यू हैव शुड नॉट बी हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। 1 सेकेंड, ठीक है ना बच्चे, जिस लैपटॉप में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना, चार्जर बंद होने वाला है, तो 1 सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए। ऐसा ना हो इतनी बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड करी, है ना, चार्जर बंद होने की वजह से लैपटॉप बंद हो गया। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कहाँ गया इसका चार्जर? वन सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। चार्जर तो है। हाँ जी हाँ जी, अब सही है भैया। थोड़ा सा हार्ट अटैक हमको भी बीच में आ जाता है, समझ रहे हो ना। जब पता चले कंटिन्यूअसली बड़ी मेहनत करके मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लैपटॉप का चार्जर बंद हो गया, रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो भैया बहुत दुख होता है। इससे अच्छा ऐसा लगता है काश डिटेल में पढ़ा लिया होता। एक तो इतनी फास्ट बोलने के चक्कर में, है ना, गला वो हो जाता है, और ऊपर से पता चले लेक्चर खराब हो गया। शुक्र है भगवान का चार्जर मिल गया सही समय पे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी बच्चे, ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, ये दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, तो याद रखना आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, तो आपको डिफरेंट एंगल्स पे नजर मारनी है। एंगल्स अलग अलग होने चाहिए। द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उन दोनों का जो स्पेशियल डिस्टेंस है वो अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी सुनाती हूँ। सपोज करो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 बच्चे टेट्राहेड्रल होता है। मैं यहाँ पे a b b बिठा दूं, इन सब का एंगल एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 में क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम ही हैं, तो यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कहानी नहीं होगी। यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कहानी नहीं होगी। मगर अगर मैं dsp2 की बात करूं बच्चे, dsp2 में ये ध्यान से देखो, या तो मेरे दोनों ए जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे आ जाए, तो ये सिस हो गया। ये भी तो पॉसिबल है ना, यहाँ पे बीच में मेटल है, कि जो दोनों जो हमारे ए ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे आ जाए, तो यहाँ पर ट्रांस हो गया। मगर प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है, मगर देखो ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि देयर इज अ प्लेन विच इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कभी भी dsp2 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। डायरेक्ट सवाल आते हैं, जितनी आपने ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म सीख रखी है ना, उससे ज्यादा आपका कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको बस टेंशन नहीं लेनी है। एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक मेटल है जिसमें AA है ना, ऐसा लिगेंड जुड़ा हुआ है BC, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ क्या इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। और ये मैंने आपको दे दिया कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, मेटल पे 4 लगा दीजिए, एक A हो गया, एक A हो गया, किन्हीं भी 2 पे लगा दो, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक B और एक C। क्या आपको ये बात नजर आ रही है, क्या आपको ये बात नजर आ रही है कि देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखो, ये वाली जो BC है ना, ये वाला, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री अबाउट विच यू आर डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ। आप मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हो, तो जहां जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आए वहां चुपचाप आप क्या कह देंगे कि मैम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। जहां जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आए चुपचाप कह देना कि वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। एक अगला क्वेश्चन, एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, MA2B2CD। ठीक है, इसका मैंने आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C और यहाँ D है। आपको मुझे बताना है कि क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, आपको मुझे बताना है क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट। क्या इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, आपको बस ये पता करना है, क्या कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। सोच के बताइए। अगर आपको बच्चे, अगर आपको
देखो मेरे को ये सोचना है कि इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, मेरे से ये पूछा गया, मैंने कहा गोली मारो, मेरे से ये पूछा जा रहा है क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, मेरे को क्या देखना है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने कहा मैम ये देखो ये एक प्लेन जिसके ऊपर भी ए है जिसके नीचे भी ए है, अगर मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ गई, अगर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। घबराना मत बच्चे क्वेश्चन को देख के, बस लॉजिक लगाना है आपको। पूरे क्वेश्चन में ये देखना है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ गई तो कह देना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक है। तो आप चुपचाप से कह देना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अच्छा एक और लास्ट चीज बता देती हूँ, है ना, मेरा बड़ा मन करता है सारी चीजें बता दूं। MA3B3 आपको ये भी पता है MA3B3 है ना, दो टाइप से एग्जिस्ट करेगा। MA3B3 दो टाइप से एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देखिए। तीनों ए को मैंने ऐसे लिख दिया, तीनों बी को इस तरीके से लिख दिया, तो दो आपको ट्राइंगुलर प्लेन्स नजर आ रहे हैं, दो ट्राइंगुलर प्लेन्स। या फिर मैंने ऐसे लिख दिया, दो ए को यहाँ, एक ए को यहाँ, और दो बी को यहाँ, एक बी को यहाँ, दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स नजर आ रहे हैं। एक होता है फेक, एक होता है मर, तो ये दो आइसोमर्स पॉसिबल है ना, एक होता है फेक आइसोमर, एक होता है मर आइसोमर। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई? सो बच्चे ऑल्दो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत ही लेंदी विस्तार टॉपिक है जिसको पढ़ाने में मुझे कम से कम 1 महीना लगता है, मगर अगर उस टॉपिक को मैं निचोड़ कर, है ना, पूरे उस टॉपिक का जो निचोड़ है, पूरे उस टॉपिक का जो सार है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, जिनसे लिटरली, है ना, रिपीट बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो मैंने 21 या 22 कॉन्सेप्ट्स, 21 या 22 पॉइंट्स आप सबके सामने रख दिए हैं। सो अगर आज का सेशन अच्छा लगा, सो मेक श्योर बच्चे इस रफ्तार सीरीज के आपको सारे के सारे सेशंस देखकर जाने हैं। अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, और अगर आप ये रफ्तार सीरीज फॉलो कर रहे हो ना, मैं लिख कर दे सकती हूँ आपके 20 से 30 नंबर का जंप बहुत आसानी से पॉसिबल है, ठीक है। सो डेफिनेटली मेक श्योर आप भले वीडियो को 2x पे देखें, 1.5x पे देखें, 1x पे देखें, आई रिकमेंड 1x पे देखो। बाकी अगर आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं, अगर आप उनको 1.5x या 2x पे देखते हो, दैट इज 100% ओके, करके जरूर जाना, ठीक है। And if you are not a VCN yet, so make sure you hit the subscribe button so that you are a proud VCN. मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।